Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine at your places. I have picked another topic from chapter 1 of first year chemistry, Karachi board syllabus. The topic name is empirical and molecular formula. एग्जाम के लिहाज से इस टॉपिक के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन आती है पेपर में, या फिर कभी कभार डिफरेंस आता है. और इसके अलावा जो टॉपिक हमने आज कवर करना है वो इस एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का न्यूमेरिकल का पार्ट. डेफिनेशन की अगर बात करें तो एम्पेरिकल फार्मूले का मतलब है वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो शो करे एटम्स के दरमियान, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो एटम्स के एक्चुअल रेशियो को डिस्क्राइब करे. तो इस तरह हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिफाइन करते हैं. हमने क्योंकि न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट से इस वीडियो में पढ़ना है, तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूले के पहले स्टेप की. स्टेप 1 का नाम लिखा गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस स्टेप में आपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. यहाँ पर ये याद रहे कि इस स्टेप 1 में जो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं ये पेपर में या क्वेश्चन में पहले से मौजूद होते हैं, गिवन होते हैं. यानी क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा न्यूमेरिकल का, जो भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखी होगी उसमें इन एलिमेंट्स के बारे में पहले से ही बता दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल की है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखिए इस स्टेटमेंट में पहले से बता दिया उन्होंने कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. इसी तरह जो भी क्वेश्चन होगा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का, उसमें ये स्टेप 1 जो है पहले से गिवन होगा. तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन में उन्होंने लिख कर दिए हुए हैं नेम्स, वो एलिमेंट्स के नेम हम ऑर्डर में लिख देंगे. ठीक है, जैसे बोला था कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हम CH और O या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पूरा लिख देंगे. क्लियर है. अगले स्टेप की बात करते हैं. स्टेप 2 का नाम है मासेस ऑफ एलिमेंट्स. मासेस इसलिए लिखा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके मासेस फाइंड करने हैं. यहाँ पर एक फैसिलिटी दी गई है स्टूडेंट को, वो फैसिलिटी ये है कि जितने एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं पहले स्टेप में, उनमें जो लास्ट एलिमेंट हो उसका मास ना निकालें. यानी ये फैसिलिटी दी गई है, और फैसिलिटी अगर दी गई है स्टूडेंट्स को तो उससे फायदा उठाना चाहिए. अगर किसी ने को पूछा 2 ही एलिमेंट्स हैं अगर क्वेश्चन में, तो फिर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका मास आप नहीं मालूम करेंगे. तो हम इस सेकंड स्टेप में मासेस ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट का जब लफ्ज हमने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई फॉर्मूला होगा. तो फॉर्मूला देखिए क्या है. फॉर्मूला यह है कि जिस एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट. उस एलिमेंट के 1 मोल का मास. आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का मास या तो उसका एटॉमिक मास होगा या उसका मोलिक्यूलर मास होगा. ठीक है. इसी तरह मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स कंपाउंड. इट्स कंपाउंड का वर्ड इसलिए लिखा कि जो एलिमेंट यहाँ इस्तेमाल किया गया है उसका कंपाउंड होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कंपाउंड का नाम. उस कंपाउंड के 1 मोल का मास हमने यहाँ लिखना है. वही बात होगी कि 1 मोल का मास कैसे लिखेंगे, उसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास रफ में निकाल कर वो यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इट्स कंपाउंड. अगेन जिस कंपाउंड का नाम आपने यहाँ लिखा था उस कंपाउंड का मास यहाँ पुट करना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. इस तरह हम डिफरेंट मासेस पुट करके मासेस ऑफ एलिमेंट्स का जो ये दूसरा स्टेप है ये सॉल्व करेंगे. ठीक है. स्टेप 3 परसेंटेज कॉम्पोजिशन. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की परसेंटेजेस फाइंड कीजिए.
जितने भी एलिमेंट है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी गई स्टूडेंट्स को। मासेस ऑफ एलिमेंट में तो आपने एक मास कम मालूम किया था एक एलिमेंट का, यहाँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन सारे एलिमेंट्स की निकाली जाएंगी, कैलकुलेट की जाएंगी। कैलकुलेट करने का अगेन यहाँ पे फॉर्मूला मौजूद है कि परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। ये जो मास ऑफ एलिमेंट है ये पिछले स्टेप में फाइंड किया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड। जो भी ओरिजिनल कंपाउंड होगा उसका मास ये गिवन होगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन से देखकर हम ये मास यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है हर एलिमेंट की कैलकुलेट करेंगे। फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप का नाम है मोल रेशो। मोल रेशो भी हर एलिमेंट का कैलकुलेट करना होगा। अब हर एलिमेंट का मोल रेशो कैसे कैलकुलेट करना होगा? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो आपने पिछले स्टेप में निकाली, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह मोल रेशोज कैलकुलेट कर लेंगे सारे एलिमेंट्स। फिर अगले स्टेप की बात करते हैं। मोल रेशो निकालने के बाद अगला स्टेप होता है सिंपलेस्ट रेशो कैलकुलेट करना। सिंपलेस्ट रेशो भी हर एलिमेंट का कैलकुलेट किया जाएगा, मगर इसमें एक खास बात है जो कि ध्यान रखना है आपने। वो क्या कि सिंपलेस्ट रेशो की हेडिंग में या स्टेप में जो आंसर्स आएंगे वो सारे आंसर्स होल नंबर में होने चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होंगे। अगर कोई आंसर पॉइंट में आएगा तो आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का तरीका पहले पढ़ चुके हैं आप कि अगर 5 से छोटा नंबर होगा तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 5 से बड़ा नंबर होगा तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे। लेकिन अगर 5 लिखा हुआ है, 0.5, तो आप ऐसे नंबर को जिसमें 0.5 होगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सारे सिंपलेस्ट रेशो के आंसर्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इस तरह सारे आंसर्स होल नंबर में आ जाएंगे विदाउट डेसिमल, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला है कि मोल रेशो जो आपने पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया उसे डिवाइड कर दें लीस्ट मोल रेशो। ये लीस्ट मोल रेशो आपको कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, बल्कि पिछले स्टेप में जो आपने सारे मोल रेशोज कैलकुलेट किए हैं, इन मोल रेशोज में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो लीस्ट मोल रेशो बन जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह सिंपलेस्ट रेशो सारे एलिमेंट्स के कैलकुलेट किए जाएंगे। फिर अगले स्टेप में इंपेरिकल फॉर्मूला। जब आप सारे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे सारे एलिमेंट्स की, तो बस इंपेरिकल फॉर्मूले की हेडिंग डालकर उन एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे जो आपने फर्स्ट स्टेप में लिखे थे नाम। उन सिंबल्स के नीचे उनके सिंपलेस्ट रेशियो लिख देंगे सबस्क्रिप्ट के तौर पर। आप जानते हैं सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी लेटर के नीचे छोटी सी वैल्यू लिखना, ठीक है। तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला इस तरह से लिख देंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ लिखना है, ठीक है। 6 स्टेप मुकम्मल करके आप इंपेरिकल फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात आएगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी से आगे कंटिन्यू होगा। यानी अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 7, वैल्यू ऑफ इंटीजर n। यानी अब आपने 7th स्टेप में इंटीजर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये इंटीजर n है, जाहिर बात है कि पॉइंट्स में नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड है ये गिवन होगा क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई होगी। ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास है ये हमने खुद कैलकुलेट करना है फेयर में। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करना है? जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी मॉलिक्यूल का, इसी तरह से इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कैलकुलेट करेंगे। जो आपने स्टेप 6 में इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला होगा उसे यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने में यूज किया जाएगा, ठीक है। स्टेप 7 जब कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना। अब लिखना कैसे है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के? इंपेरिकल फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखें जो आप स्टेप 6 में निकाल चुके हैं। ब्रैकेट के बाहर n की जो वैल्यू आई है, इंटीजर n की वैल्यू, वो लिख दें। और लिखने के बाद क्या होगा, ये इंटीजर n की वैल्यू इंपेरिकल फॉर्मूले में मौजूद जो भी सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज लिखी थी आपने उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है।
इस तरह हम इन 8 स्टेप्स को सॉल्व करके इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल होगा अगर ये सारे स्टेप करने पड़ जाएं। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है न्यूमेरिकल, लेकिन उसमें फिर नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं। या तो सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछने को कह देते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछने को कहते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स पहले से स्किप करवा देते हैं, डाटा ऐसा दे देते हैं। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं। जब तक फॉर्मूलाए याद नहीं करेंगे आप, उस वक्त तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं सॉल्व कर सकते इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो लिहाजा आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करने हैं। आइए मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूं। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जारी बात है ये क्वेश्चन केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में मौजूद है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं, देखें क्या कहते हैं क्वेश्चन में। एसिटिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले ही दे दिया गया कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड क्या है? ये वो ओरिजिनल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला फाइंड करना होगा। तो एसिटिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 4.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड, यानी ये जो मास दिया हुआ है 4.24 ग्राम, ये एसिटिक एसिड का मास है। ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबस्शन गेव 6.21 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है एंड 2.54 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास दिया। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60। देखिए मॉलिक्यूलर मास भी एसिटिक एसिड का गिवन है। फाइंड नंबर 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड नंबर 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपने देखा ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डाटा बनाते हैं। जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा, फ्रेंड मासेस दिए हुए थे, जैसे मास ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। ये 4 क्वांटिटीज गिवन थी। फाइंड क्या करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ये 2 रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? आई होप डाटा समझ में आ गया होगा। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग में जाहिर बात है सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। आपने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया था कि 3 एलिमेंट्स गिवन थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सीक्वेंस में लिख दिया जैसा क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था। क्लियर है? स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 की बारी। आपको याद होगा मासेस ऑफ एलिमेंट्स की हेडिंग में आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि सारे एलिमेंट के मास मत निकालें, जो लास्ट एलिमेंट है उसका मास स्किप कर सकते हैं, यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकालने इस स्टेप। क्लियर? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ कार्बन is equals to mass of 1 mole of carbon divided by mass of 1 mole of its compound। कार्बन का कंपाउंड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इट्स कंपाउंड, वही कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह ये फॉर्मूला हमने बनाया कार्बन के लिए, वैल्यू पुट कर दी। कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है? उसका एटॉमिक मास 12। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होता है? 44, इसका मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6.21, ये गिवन था क्वेश्चन। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपने मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लिया 1.6936 ग्राम। याद रखिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट लाजमी लिखें, इसमें आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अगला एलिमेंट कौन सा होगा कार्बन के बाद? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन का भी आपने मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है वो वाटर, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर, ये गिवन है। जहां एक बात ख्याल रखनी है आपने कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 से लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन के 1 मोल को H2 लिखा जाएगा। इससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? इससे फायदा या नुकसान ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है आपने वो 2 ग्राम लिखनी है, यानी हाइड्रोजन के 1 मोल का जो मास है वो 2 है। वाटर के 1 मोल का मास 18, आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया रफ में।
और मास ऑफ वाटर 2.54 क्वेश्चन में गिवन था, तो वो आपने लिख दिया। ठीक है, इस तरह मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट होकर 0.2822 ग्राम आ गया। क्लियर है? अब ऑक्सीजन के मास को निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ये स्टेटमेंट आपकी याद दिलाने के लिए लिख दी कि नो नीड टू फाइंड द मास ऑफ लास्ट एलिमेंट, यानी हम ऑक्सीजन का मास नहीं निकालेंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज सारे एलिमेंट्स की निकलेगी, तो वन बाय वन निकालते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले को आपने कार्बन के लिए रिप्लेस किया। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड। ओरिजिनल कंपाउंड क्या था? एसिटिक एसिड, ये गिवन है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ कार्बन पीछे हम निकाल चुके थे इससे पहले वाले स्टेप में, 1.6936 डिवाइडेड बाय 4.24, ये मास ऑफ एसिटिक एसिड गिवन था, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह परसेंटेज ऑफ कार्बन जब कैलकुलेट की तो 39.93% कार्बन की परसेंटेज आ गई। क्लियर है? फिर इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला लिख दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू सारी पुट करके परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर ली, 6.65%। ये तो दो वो एलिमेंट्स थे जिनके मासेस आपने निकाले थे, उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली उस फॉर्मूले से जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था। तीसरा एलिमेंट जो ऑक्सीजन है, अब उसकी परसेंटेज निकालने का एक ट्रिक अप्लाई यहाँ पे, वो क्या कि आप जानते हैं कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं, उन तीनों की परसेंटेज को सम करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? 100। तो हम क्या करें, उस 100 में से इन दोनों परसेंटेजेस को माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग आंसर बचेगा वो तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज बन जाएगी। समझ आई बात? चलिए मैं लिख कर दिखाता हूं आपको, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा कि कैसे लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी थी, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों की परसेंटेज को प्लस कर दें, 100 में से माइनस कर दें, तो तीसरे वाले एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। वैल्यू रखी हमने, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई 53.42%। क्लियर है? ये स्टेप भी यहां पर कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, नाम था मोल रेशो। हर एलिमेंट का मोल रेशो कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आप जानते हैं मोल रेशो का, वो फॉर्मूला आपने लिखा। अब उसके बाद आप जो है इसमें वैल्यूज पुट कर दें। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ये फॉर्मूला था, तो मोल रेशो ऑफ कार्बन निकालना था, परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया कार्बन के लिए, वैल्यूज पुट कर दी, मोल रेशो ऑफ कार्बन आ गया 3.32। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन निकाला, वैल्यूज पुट करी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की, तो उसके बाद जो आंसर आपके पास आया मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन का 6.65। क्लियर? इसी तरह तीसरे एलिमेंट की भी आपने मोल रेशो की वैल्यू कैलकुलेट की, जिसकी वैल्यू आ गई 3.33। अब देखें, तीनों एलिमेंट के मोल रेशोज मालूम हो गए। इन तीनों एलिमेंट्स के मोल रेशोज में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? देखिए, मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 3.33। हाइड्रोजन का मोल रेशो कितना है? 6.65। और कार्बन का जो मोल रेशो था वो 3.32 था। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई? कार्बन के मोल रेशो की 3.32। अभी हम क्यों पता लगा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा हमने लीस्ट मोल रेशो इनमें से निकालना था, तो लीस्ट मोल रेशो कितना हो गया? 3.32। इज इट क्लियर? चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप की हेडिंग थी सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना। सिंपलेस्ट रेशियो भी हर एलिमेंट का कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला आपको बता दिया गया था। मोल रेशियो को वैल्यू पुट करी, कार्बन की 3.32 था, लीस्ट मोल रेशियो भी यही था, आंसर आ गया 1। फिर उसके बाद आपने हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट करी, इसकी वैल्यू का जो आंसर आया सिंपलेस्ट रेशियो का वो 2 आ गया। इसी तरह आपने तीसरा एलिमेंट जो ऑक्सीजन का था उसका भी सिंपलेस्ट रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया वैल्यूज पुट करने के बाद, जो कि आंसर आ गया 1। इस तरह तीनों एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में आपके पास मिल गए। अब अगली हेडिंग आप जानते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की थी। एम्पेरिकल फॉर्मूले में हम उन सारे एलिमेंट्स के सिंबल तरतीब से लिखकर उनके जो सिंपलेस्ट रेशियोज जो आए थे वो उनकी सबस्क्रिप्ट में लिख देते थे। कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो 1 आया, हाइड्रोजन का 2 था, ऑक्सीजन का 1 था। एम्पेरिकल फॉर्मूले का आंसर आ गया CH2O। क्लियर? इस तरह हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाला। अब
आगे स्टेप कंटिन्यू होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, वैल्यू ऑफ इंटीजर n कैलकुलेट करनी है। उससे पहले आपको पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है एम्पेरिकल फॉर्मूले में। उन दोनों तीनों के मासेस को आपने प्लस किया और आंसर कैलकुलेट किया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का, जो कि आया 30 AMU। अब जब आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया, अब आपने n का फॉर्मूला पुट किया और उसमें ये वैल्यूज लिख दी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ था 60, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30 आपने अभी कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, n की वैल्यू 2 आ गई, यानी इंटीजर हमारे पास 2 आ गया। अब अगला स्टेप आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा, एम्पेरिकल फॉर्मूले की वैल्यू पुट करी CH2O और जो n की वैल्यू थी 2 वो आपने ब्रैकेट के बाहर लिखकर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिए C2H4O2। इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो गया। अब आप जानते हैं कि आपने रिजल्ट की हेडिंग डालकर इन दोनों रिजल्ट्स को लिख देना है स्टेटमेंट में। नंबर 1, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH2O and molecular formula of acetic acid is C2H4O2। इस तरह ये आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा और ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।